अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पेपर की तैयारी भी अच्छी जा रही होगी। और आज जो है हमने क्या करना है, चैप्टर नंबर 18 के MCQs एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने इसे समझ लिया है, मैंने इसे पूरा समझा दिया है और डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसकी दी है। लेकिन बस अब इसके अंदर हमारे MCQs और क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं, तो उसको कर जो है वो इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मतलब इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ग्रुप्स का बता दूं, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे बार बार ग्रुप्स का कमेंट सेक्शन में मैसेज कर रहे हैं, तो मैंने कहा एक छोटा सा मैं उनको डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल्स दे दूं। तो देखिए, यहाँ पर ग्रुप्स में जो है वो आपको एक साल में एक ही बार फीस पे करनी है, ठीक है, 1 ईयर, पूरे साल में एक बार, जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते 10th के, ठीक है। अब आपकी फ़ीस कितनी है, 1500 सालाना। अब इसमें आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स का PDF, जिसमें तमाम न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, तमाम चीज़ें सॉल्व होंगी। तमाम बुक का PDF मिलेगा आपको, ठीक है, ऑल बुक का। आपको गैस पेपर मिलेंगे, आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है। और आपको जो है वो टेस्ट सेशन, लाइव सेशन और साथ ही साथ जो फिज़िक्स के लेक्चर हैं, मैथमेटिक्स के लेक्चर हैं और जो इंग्लिश के लेक्चर हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको सिर्फ नोट्स लेने हैं ना, तो 500 फीस है नोट्स की, जिसमें आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। इस नोट्स में तमाम न्यूमेरिकल, क्वेश्चन आंसर्स, MCQs और तमाम चीज़ें सॉल्व होंगी। लेकिन सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट के चाहिए ना, तो 150 है। इजी पैसा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसी पे आप ये फीस पे करके हमें बता दीजिए, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे और तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर फर्दर डिटेल्स चाहिए हो। तो चलें अब आ जाए, MCQs करते हैं। सबसे पहले समझा चुका हूँ टॉपिक्स, वही MCQs हैं आपके पास। अच्छा, सबसे पहले MCQs कहते हैं कि अनदर नेम फॉर अ सुपर कंप्यूटर इज आ। तो सुपर कंप्यूटर का एक और नेम क्या होता है, मतलब सुपर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या होता है? अक्सर लोग प्यार से नाम रखते हैं ना वो, तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर आपके पास जो है वो मौजूद है, ए पर ही मौजूद है, ठीक है, इसको ए कर देते हैं। अच्छा, दूसरे में आपसे कहा जाता है कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज आर लोकेटिवली रिफर्स एज आ। तो ये जो इनपुट है और ये जो प्रोसेसिंग है और ये आउटपुट है और ये स्टोरेज है, आर कलेक्टिवली, सॉरी लोकेटिवली पढ़ लिया मैंने, कलेक्टिवली रिफर्स टू एज आ। तो ये क्या होता है आपके पास, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल करने का काम करता है, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी ये इनपुट, आउटपुट और जो प्रोसेसिंग, पहले मतलब आप इनपुट देते हो, फिर प्रोसेसिंग होती है आपकी इनपुट और फिर आउटपुट बोलता है। तो ये सब कलेक्टिवली क्या करते हैं, इन सब का कलेक्टिवली काम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को आगे साइकिल करें, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। तो INFORMA इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, CYCLE साइकिल, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास किस पे है, ये आपके पास है, ये भी ए ही है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा देखिए, तीसरा MCQs क्या है, ऐसा लग रहा है कंप्यूटर के MCQ सॉल्व कर रहे हैं। डैश इज द आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर दैट रैंक्स फ्रॉम प्रोसेसिंग इनपुट डेटा। अच्छा, दैट रैंक्स इनपुट, तो देखो भाई ये क्या है, क्या चीज़ जो है वो आउटपुट है कंप्यूटर से, जो कि रैंक करता है इनपुट डेटा को। मतलब देखो भाई, आपने डेटा दिया, अब डेटा देते हो तो फिर कंप्यूटर आपको क्या देता है, कंप्यूटर आपको इन्फॉर्मेशन देता है। कंप्यूटर आपको वापस डेटा तो नहीं देता ना, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये है B, यानी आपने कंप्यूटर को इनपुट के तौर पे डेटा दिया, तो कंप्यूटर ने आपको आउटपुट के तौर पे इंफॉर्मेशन दिया, जो कि है B आपके पास, इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अब चौथा MCQ देखते हैं। चौथा MCQ हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सी चीज सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो टैली जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होती, D। अब ये चीज आपको इसमें पढ़ाई नहीं गई है, मैं मानता हूं, लेकिन ये इसको लिख लो, ठीक है। अब इसको मैं समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। Which of the following is suitable for connecting different computer in an organized manner with
एन ऑफिस बिल्डिंग। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऑफिस में लगाई जाती है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। मतलब आपको पता है आपके पास एक ऑफिस है, उसमें आप मुख्तलिफ कंप्यूटर इस्तेमाल करोगे। हर एम्प्लॉय को एक कंप्यूटर तो नहीं दोगे, मतलब तमाम एम्प्लॉय एक ही कंप्यूटर पे तो काम नहीं करेंगे। हर एम्प्लॉय का अपना एक इंडिविजुअल कंप्यूटर होगा अगर उसे कंप्यूटर की नीड है तो। लेकिन उन तमाम कंप्यूटर को आपस में किस चीज़ के ज़रिए से कनेक्ट करोगे? तो उसके लिए आप कनेक्ट करोगे LAN, लैन, LAN के ज़रिए से आप उन तमाम को कनेक्ट करोगे आपस में, ठीक है। A computer program that translate one program instruction at a time into the desired result, it's called program decision table। तो ये है इंटरप्रिटेशन। अच्छा, सॉरी मैं नीचे वाले पढ़ने लग गया था। A computer program that translates one program instruction at a time इनटू मैकेनिक लैंग्वेज। अच्छा, ये इंटरप्रेटर ये काम करता है कि जो कंप्यूटर का जो मतलब प्रोग्राम होता है जो उसको मैकेनिकल के लिए इंटरप्रेट करता है, ठीक है, मैकेनिक मशीन लैंग्वेज के लिए। तो ये इंटरप्रेटर ये काम करता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो MCQs इसमें पूछे जा रहे हैं ये टॉपिक में नहीं थे, ठीक है, ये टॉपिक में नहीं थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6, ठीक है। अब बकिया जो है वो अजान के बाद, नमाज के बाद करते हैं। तो चलें अब जो है वो अपने MCQs को अगेन करते हैं। तो अब MCQs नंबर 7 है। तो MCQs नंबर 7 में कहा जाता है द नेम गिव टू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट। तो भाई देखो, हम क्या नाम देते हैं इंस्ट्रक्शन को, मतलब जो कंप्यूटर में हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं? तो उस चीज़ को हम कहते हैं प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कंप्यूटर के लिए। तो ये हो गया प्रोग्राम, GRAM, प्रोग्राम, ठीक है। तो ए है ये। 8 USB स्टैंड फॉर, USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल RIAL सीरियल बस, ठीक है। आई होप आपने समझ भी लिया होगा। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है USB का मतलब, सॉरी ये C है, मैंने लिखा सही है लेकिन वो नंबर गलत दे दिया। यूनिवर्सल सीरियल बस। अच्छा, विच इज द एक्सटेंशन नॉट सुटेबल टू एन MS वर्ड फाइल। तो MS वर्ड फाइल के लिए आप कौन सी एक्सटेंशन नहीं दे सकते, मतलब दोगे तो चलेगा नहीं। देखो, डॉक की आप दे सकते हो और डॉक्स की भी दे सकते हो, RTF भी दे सकते हो, लेकिन JPNG नहीं दे सकते। JPNG जो है वो पिक्चर्स के लिए होती है, JPG, ठीक है, ये पिक्चर्स के लिए होती है, D आपने पढ़ा होगा। अच्छा, डॉग्स की भी नहीं दे सकते, डॉग्स ज़्यादा बेहतर है, इधर डॉग्स कर लो, डॉग्स ज़्यादा बेहतर है। JPNG भी है लेकिन डॉग्स ज़्यादा बेहतर है, इसलिए डॉग्स कर लो। तो ये पे B हो जाएगा। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं ICT स्टैंड फॉर। तो हमें पता है ICT का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सर्किट कंप्यूटर नहीं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैं लिख देता हूँ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मैंने। तो स्टूडेंट हमारा ये जो है वो हो गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आए इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो है वो कंफर्म हो जाए। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, इंफॉर्मेशन टैली और लैन और इंटरप्रेटर्स, प्रोग्राम, यूनिवर्सल सीरियल बस, डॉक्स और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इनके नंबर भी कंफर्म कर लेते हैं। तो पहला वाला है A, दूसरा वाला है हमारे पास A, ये फिर हमारे पास है B, फिर है हमारे पास D, और तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी D है, छठा है हमारे पास A, प्रोग्राम भी हमारे पास A है, और B ये बल्कि सही है, C है, C और B और A सही है। तो ये हमारे हो गए हैं। अब बस हमने क्या करना है, अब हमने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ना है, ठीक है। ये हमने MCQs अपने कर लिए, तो इसे लिख लीजिएगा। बहुत सारे MCQs इसमें ऐसे थे जो कि टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं हमने, लेकिन वो MCQs आए हुए थे, लेकिन ऐसे भी थे जो कि हम पढ़ चुके थे बहुत अच्छी तरीके से। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, तो फिर इसको कहते हैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट स्टडी करना।
मतलब टॉपिक आपको कुछ कुछ पढ़ाया गया लेकिन वो बिल्कुल चीज नहीं पढ़ाई गई जो एमसीक्यूज में थी। ये चैप्टर असल में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं था, ये चैप्टर रिलेटेड था आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स और सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में। ठीक है, तो चले अब एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर अपना 1। ठीक है, यहाँ मैं नंबरिंग कर दिया करूंगा ताकि आप लोगों को ना देखने में आसानी रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जरूर पेपरों में आएगा, इसको आपने करना है, अच्छी तरह से तैयार रखना है, क्योंकि देखो भाई इन्फॉर्मेशन और आपको फर्क पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन और अपना डेटा के अंदर, क्योंकि मैंने पहले ही टॉपिक में सबसे पहले ये चीज समझा दी थी कि इन्फॉर्मेशन अलग चीज है, डेटा अलग चीज है। डेटा से प्रोसेस होकर इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। ठीक है, नोट्स में से ही निकाल के मैं आपको करा रहा हूँ, ये हम लोग पहले ही लिख चुके हैं आप लोगों के लिए, तो ये नोट्स आपको चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंस हमने वैसे नहीं लिखे हैं, यहाँ सिर्फ एक डिफरेंस मांगा था तो हमने सिर्फ एक डिफरेंस ही बताया, डिफरेंसेस नहीं पूछे थे। तो डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट, डेटा जो है वो फैक्ट होता है यानी कुछ मालूमात होती है। वाइल इंफॉर्मेशन पुट दिस फैक्ट इनटू कॉन्टेक्स्ट, मतलब फिर इंफॉर्मेशन क्या करती है कि उससे मालूमात हासिल करती है कि उसमें क्या चीज़ सेम है क्या चीज़ सेम नहीं है। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये था, छोटा सा इसका जवाब था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तमाम चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, अगर आपको टॉपिक भी समझना है अगर आपने नहीं समझा तो आप लिखिएगा डेटा एंड इन्फॉर्मेशन एमई इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी था, क्या बात समझ में आई। तो देखो बेसिकली इसमें हमें यही समझाया गया था कि कैसे आप इंफॉर्मेशन को लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजते हो, क्योंकि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरों को भी चाहिए, तो इसलिए आपको उसे लॉन्ग डिस्टेंस पे सेंड करना पड़ता है। तो इसका जवाब देख लेते हैं। Information and communication technology refers to the scientific technique and tool to process and transfer large volume of information in a manner of second using electronic device। तो यही बात लिखी हुई है कि इसमें आप इस पे रिसर्च भी करते हैं और इसको दूसरी जगह भेजते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, इसका जवाब थोड़ा बड़ा है। What are the components of information technology? Clearly indicate the फंक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट। तो इसमें ना थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक है बुक में कि वो ऑफ उसके साथ ही लिख दिया उन्होंने। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके पास क्या क्या होता है, CBIS, यानी आपके पास पहले होता है प्रोसीजर, सबसे पहले आपके पास होता है डेटा, हार्डवेयर, सबसे पहले आपके पास होता है हार्डवेयर मशीनरी, फिर सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद डेटा, फिर प्रोसीजर और फिर ह्यूमन। तो ये हम सब डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा थोड़ा इसको शुरू में बता देता हूँ कि हार्डवेयर इस मशीनरी, मतलब हार्डवेयर अगर आपके पास होगा तो ही आप अपना डेटा दूसरी जगह भेजोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्यूटर है तो ही आप अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सेंड करोगे। ठीक है, क्योंकि आप बगैर कंप्यूटर के कैसे इंफॉर्मेशन भेज सकते हो, बगैर मोबाइल के व्हाट्सएप कर सकते हो किसी को, नहीं ना। सॉफ्टवेयर आपको हार्डवेयर को बताना पड़ेगा कि किस तरह से वो काम करेगा कि फिर इंफॉर्मेशन जाएगी। डेटा यानी आपके पास डेटा होना चाहिए, फिर उस डेटा से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलनी चाहिए, फिर वो इन्फॉर्मेशन आप भेजोगे। प्रोसीजर तरीकेकार आपको पता होने चाहिए कि कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन भेजी जा सकती है, ईमेल के जरिए से इन्फॉर्मेशन भेजी जा सकती है, इंटरनेट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से। पीपल इंसान होगा तो इन्फॉर्मेशन भेजेगा ना, वरना कौन इन्फॉर्मेशन भेजेगा। बाकी ये डायग्राम बनी हुई है, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। है तो बहुत हम शुरू से पढ़ते हुए आए चीज़ें। तो प्राइमरी मेमोरी हमारे पास वॉलेटाइल होती है, जो उड़ जाती है, मतलब प्राइमरी मेमोरी हमारे पास अंदर लगी हुई होती है। प्राइमरी मेमोरी में कुछ चीज़ें वॉलेटाइल होती हैं, तमाम चीज़ें वॉलेटाइल नहीं होती। इट इज़ द मेन मेमोरी व्हेन द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड टेम्परली। इसमें टेम्परली डेटा स्टोर होता है, नहीं वॉलेटाइल। इट्स रिफर्स टू एक्सटर्नल मेमोरी वेयर डेटा इज स्टोर परमानेंटली। तो एक्सटर्नल मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो मैंने ये गलती कर दी, क्वेश्चन का नंबर नहीं डाला अभी तक। ठीक है, इसको नंबरिंग कर लीजिएगा। और डेटा इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द प्रोसेसिंग इनपुट। तो जब भी कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करनी होती है तो वो डायरेक्ट प्राइमरी मेमोरी को देखता है, और एक्सटर्नल मेमोरी में आपका जो पर्सनल डेटा है और जो चीज़ें होती हैं आपकी वो मौजूद होती हैं। ठीक है, इस तरह और भी डिफरेंसेस हैं, ये लिख लीजिएगा आप। चलो पढ़ देता हूँ मैं। इट्स वॉलेटाइल मेमोरी मीनिंग डेटा कैन नॉट बी रिटेन इन केस ऑफ पावर लॉस या फेलियर।
तो अगर आप बंद करोगे अपने कंप्यूटर को तो प्राइमरी मेमोरी में जो भी चीज़ होगी वो उड़ जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल आपने 4 विंडोज़ खोल के रखी हुई थी, जब दोबारा खोलोगे तो वो चारों विंडोज़ बंद मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी मेमोरी थी आपकी। और सेकेंडरी मेमोरी, आपने एक तस्वीर सेव की अपने कंप्यूटर में, लेकिन बंद कर दिया आपने कंप्यूटर, 4 दिन बाद भी आगे खोलोगे वो तस्वीर सेफ ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप सेव कर चुके हो ऑलरेडी। मेमोरी इज स्टोर इन सेमीकंडक्टर चिप्स। सेमीकंडक्टर चिप्स में ये स्टोर होती हैं जो कि ताइवान मेड होती हैं। मेमोरी इज स्टोर इन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस यानी यूएसबी और सीडी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, इस तरह से, ठीक है। और बाकी एक आखिरी यूज़ है, इट होल्ड डेटा और इन्फॉर्मेशन करंटली बीइंग यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। तो ये जो डेटा स्टोर कर रखता है वो डेटा होता है जो कि वो उस वक्त इस्तेमाल कर रहा होता है। और सेकेंडरी मेमोरी में आप वो डेटा भी रखते हो जो कि बहुत पुराना होता है लेकिन आपको कभी कभार चाहिए होता है। अच्छा, हाँ, यहाँ लिखा हुआ है नेम डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस एंड डिस्क्राइब देयर यूजेस। तो आपने वो डिवाइसेस बतानी है जो कि डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और साथ ही साथ उनके यूजेस भी बताने और उनके बारे में भी बताना है। मतलब कि भाई कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है और वो क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो सीडी जो है वो मतलब कैसेट जो है वो इस्तेमाल की जाती थी आपके पास वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, और कुछ ऐसी भी थी जो वीडियो रिकॉर्ड भी करती थी। वो बड़ी कैसेट्स होती थी, उनकी जो मैग्नेटिक मटेरियल होता था वो बड़ा होता था, यानी वो जो इस पर ये जो लगा हुआ होता है पट्टी, ठीक है। और फ्लॉपी, ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन ये डिजिटल वे में स्टोर करती थी। मैग्नेटिक डिस्क हो गई, ठीक है। उसके बाद हार्ड ड्राइव हो गई। हार्ड ड्राइव तो आपको पता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सीडी जो कि एक प्लास्टिक होती है जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहा जाता है, ठीक है। और ये पिट और लैट में करती थी, मैंने आपको पढ़ाया था पिट और लैट में। यूएसबी ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपके पास जो है वो डेटा स्टोर करती है, यूएसबी, ठीक है। इंग्लिश में यही चीज़ लिखी हुई, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका चला दूंगा पूरा आंसर 6, क्योंकि मुझे जल्दी करना है तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। एक्सप्लेन ब्रीफली द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। अब आप कैसे बगैर वायर के इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। तो सबसे पहले जो आप चीज़ इस्तेमाल करते हो वो करते हो रेडियो वेव या माइक्रोवेव। माइक्रोवेव तो स्पेस में भेजने के लिए इस्तेमाल होती है इन्फॉर्मेशन को, लेकिन अगर आप दुनिया में कहीं भी भेजो इन्फॉर्मेशन तो वो रेडियो वेव से भेजते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है द माइक्रोफोन कन्वर्ट द रेडियो स्टेशन साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो सबसे पहले जो माइक्रोवेव में साउंड वेव्स आती है ना, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला जाता है, साउंड इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ताकि उसे भेजा जा सके। फिर उसको मॉड्यूल किया जाता है मॉड्यूलेटर में, फिर उसको एंटीना के जरिए से, ट्रांसमिटिंग एंटीना के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। फिर रिसीविंग एंटीना आता है, फिर ट्यून सर्किट आता है, फिर डीमॉड्यूलेटर आता है, फिर एम्पलीफायर, फिर आपका सिग्नल आपको सुनाई देता है दोबारा कहीं और। तो ये इस तरह काम करता है। मैं इसे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, बहुत अभी कुछ टाइम पहले पढ़ाया, मेरे ख्याल से 1 दिन पहले पढ़ाया होगा, मेरे ख्याल से नहीं, 1 दिन पहले ही पढ़ाया मैंने। 7 हाउ लाइट सिग्नल आर सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर के जरिए से लाइट सिग्नल कैसे भेजे जाते हैं। मैंने बताई थी ये बात कि लाइट सिग्नल जो है वो ज़्यादा एनर्जी कैरी करते हैं, तो ज़्यादा अच्छी तरह से डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। लेकिन अब लाइट को अगर आपको कहीं भेजना है तो आप डायरेक्ट नहीं भेजोगे लाइट को। लाइट क्योंकि एक जगह तक जाएगी फिर वो रुक जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर ऑप्टिकल फाइबर में से लाइट भेजोगे तो फिर वो आप जहां भेजना चाहते हो वो चली जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्टिकल फाइबर वॉज एम्प्लॉयड एज अ ट्रांसमिशन पार्ट। Light entering the core of an optical fiber travel straight and meet the inner wall, ठीक है, ये अब लिख लेना। What is computer? कंप्यूटर क्या है? What is the rule of computer in everyday life? तो देखो भाई, कंप्यूटर एक बेसिक जो है वो नेसेसरी चीज़ हो गई है हमारे लिए आज के दौर में, फंडामेंटल चीज़ हो गई। अगर ये नहीं होगा तो हमारा डेटा मैनेजमेंट नहीं होगी, यानी हम लोगों का डेटा स्टोर नहीं कर सकते, उनकी मालूमात को नहीं रख सकेंगे, हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकेंगे, हम जो ये बड़े बड़े डेटा चला रहे हैं ये नहीं चला सकेंगे, और नेट नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। तो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा टिपिकली इट्स बाइनरी फॉर्म। तो ये वो डिवाइस है जो कि डेटा को स्टोर करने में और रखने के लिए काम आती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 था ये, ठीक है, कि आपके पास डेटा को स्टोर करने में और रखने में काम आती है। द रूल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ, तो
टुडे कंप्यूटर आर एम्प्लॉयड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, हर जगह आपको कंप्यूटर मिल जाएगा। आप चाहे कहीं हॉस्पिटल जाएं, कहीं ग्रॉसरी शॉप पे जाएं, ग्रॉसरी मतलब मार्केट में जाएं, या आप अगर कहीं हुकूमती इदारे में जाएं तो भी आपको हर जगह कंप्यूटर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है। इसके बगैर हम मॉडर्न काम नहीं कर सकते, ज़्यादा लोगों का डेटा स्टोर नहीं कर सकते, वरना फिर वो कितनी ज़्यादा फाइलें बन जाती हैं। अब देखा है अगर आप ऑफिस जाएँ तो बहुत कम फाइलें होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर डेटा हार्ड डिस्क में ही सेव हो जाता है। What is the difference between हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? नेम डिफरेंट सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? देखो भाई, हार्डवेयर तो आप वो चीज़ें होती हैं जिसे आप टच कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आप हार्डवेयर को देते हो कि भाई कैसे हार्डवेयर ने काम करना है, क्योंकि हार्डवेयर बगैर सॉफ्टवेयर के काम नहीं करेगा, ठीक है। तो फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हार्डवेयर द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क। सही है, ये सॉफ्टवेयर है आपके पास। Has 4 main categories: input device, output device, secondary storage device and internal component. Developed using electronics and other material. When damaged, it can be replaced with new component. तो देखो, अगर हार्डवेयर ख़राब हो जाए तो आप क्या करते हो? दूसरा बदल लाते हो। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक मॉनिटर था, वो ख़राब हो गया, तो आप क्या करोगे? आप अब वो ख़राब मॉनिटर चलाओगे नहीं, दूसरा ख़रीद के ला सकते हो। लेकिन सॉफ्टवेयर अगर ख़राब हो जाए तो फिर उसे सही करवाना पड़ता है, ले जाकर उसमें तब्दीलियाँ करवानी पड़ती हैं। डिवेलप बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शन यूजिंग आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर सॉफ्टवेयर में मसला आ जाए तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी प्रोग्रामर के पास लेके जाते हो जो उसे सही करता है। स्टार्ट फंक्शनिंग वंस द सॉफ्टवेयर इज लोकेटेड इनटू द सिस्टम। तो पहले सिस्टम में सॉफ्टवेयर होना चाहिए, फिर हार्डवेयर चलेगा, ठीक है। शुड बी इंस्टॉल इनटू द कंप्यूटर टू फंक्शन, ठीक है। तो ये नेम ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपके पास आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये सब आते हैं इसमें। हार्डवेयर तो आप लिख लेना मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, और सॉफ्टवेयर के जो नाम है, सॉफ्टवेयर के नाम लिख लो आप, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। विंडोज़ में सिर्फ सॉफ्टवेयर्स आते हैं आपके पास, लिनक्स, विंडोज़ और वेल नोन सॉफ्टवेयर्स हैं ये आपके पास जो ऑपरेटिंग करते हैं आपके लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजमेंट? तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है कि आपका डेटा सेव करके रखना, आपकी मालूमात कि आपको सैलरी मिली है या नहीं मिली, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है। और वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आप जो है वो वर्ड्स टाइप कर सकते हो। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसमें आप लेटर लिख सकते हो, एप्लीकेशन जैसे कि MS वर्ड ऑफिस, MS वर्ड ऑफिस, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें आप क्या कर सकते हो, 2010 की बात करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा फेमिलियर है हमारे लिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, कोई रिपोर्ट बना सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हो, कोई लेटर लिख सकते हो, कोई आर्टिकल लिख सकते हो, कोई न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ सकते हो, बहुत कुछ इसमें आप कर सकते हो, लिख सकते हो अपने पास। और फिर कोई अपने लिए कोई मालूमात प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, ठीक है, और उसमें एडिटिंग भी कर सकते हो। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी होता है। डेटा मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था, जैसे कि नादरा का इदारा है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई थी डेटा मैनेजमेंट आपको। व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट क्या है भाई? इंटरनेट सिंपल, बस टिकटॉक तो नहीं है ना, टिकटॉक, यूट्यूब, ये तो नहीं है इंटरनेट। इंटरनेट तो बहुत वसी है, इस पर आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, अपनी रिसर्च को अपलोड कर सकते हो, दुनिया को बता सकते हो। इंटरनेट इज़ अ यूजफुल सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन डिस्कस। तो बिल्कुल सोर्स यूजफुल है। देखो, आपको नॉलेज चाहिए, आपको यानी पढ़ना है, तो आप यूट्यूब के ज़रिए से पढ़ रहे होगे अभी, तो वाकई सोर्स यूजफुल है ये। सिंस द इंटरनेट इज़ full of knowledge, most students use both correct and incorrect data in their education। देखो, इनकरेक्ट से क्या मुराद है कि भाई कुछ बच्चे जो है ना वो अपना असाइनमेंट करने के लिए या अपना होमवर्क करने के लिए भी डेटा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि होमवर्क का मतलब है आपने खुद करना है। हाँ, अगर इजाज़त है तो कर सकते हो, वरना नहीं। और बाकी बहुत यूज़फुल है इंटरनेट, जिससे आप बहुत सारी मालूमात ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यूजेस भी लिखे हुए हैं। इंटरनेट इज़ अ यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट सोर्स कैन बी मेनी थिंग्स बट मोस्ट बेसिकली इट इज़ द इंफॉर्मेशन फाउंड ऑन वेब पेजेस। वेब पेजेस यानी जो वेबसाइट्स होती है ना, आप उन पे जाकर मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हो, जैसे कि हमारी वेब पे जाके आप रिजल्ट देख सकते हो, और इस तरह से बहुत काम कर सकते हो। क्वेश्चन 12 हो गए, क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें। तो अब हमारे पास जो है वो अगला है, डिस्कस द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन। तो भाई स्कूल एजुकेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे? देखो भाई, उसमें भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए। अब आपकी इंफॉर्मेशन है,
वो आपके पेरेंट्स तक भेजनी है कि आपका जो है वो स्कूल में एडमिशन लिया था, क्या आपकी रिपोर्ट आई, तो वो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए से भेज सकते हो, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल है। अच्छा, अब आपके बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन हैं वो दूसरे बच्चों तक भी जानी है, यानी कैसे कि आपका रिजल्ट बना और आप फर्स्ट आ गए, तो अब वो दूसरों तक भी भेजा जाएगा, तो ऐसे भी ये बड़ा यूज़फुल होता है। और कंप्यूटर का तो हर जगह ही इस्तेमाल है। तो हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट इज़ गेटिंग इन्फॉर्मेशन। अब आपको कोई टेस्ट दिया गया, उसके कौन कौन से टॉपिक थे क्लास में नहीं बताया गया, बाद में आपको इन्फॉर्मेशन भेज दी गई, तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स स्टूडेंट विथ इजी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, एक्सेलरेट लर्निंग एंड फन अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस दे व्हाट दे लर्न। तो इससे आप और ज़्यादा पढ़ भी सकते हो, नॉलेज ज़्यादा हासिल कर सकते हो, ज़्यादा चीज़ें और सीख सकते हो आप, ठीक है। कम्युनिकेशन रिलेटेड असिस्टेंस, यानी आप इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हो, एक स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट से, टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हो क्लास के बाहर भी। मेकिंग द लाइफ ईजियर फॉर वन एंड ऑल, ज़िंदगी आसान हो जाएगी ना भाई अगर आपको आपका असाइनमेंट समझ में आने लगेगा, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। हेल्प विद द रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स मौजूद है उससे आप हेल्प ले सकते हो। मेकिंग बेटर डिस्कशन, ठीक है, तो ये सब इसके इससे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई ऑप्टिकल फाइबर इज मोर यूजफुल टूल फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो भाई मैंने उसी वक्त बताया था कि कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल होता है कि इसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा डेटा और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह बतदरीज माइक्रोवेव और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोवेव और रेडियो वेव से, उसमें कम होती है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। क्वेश्चन 13 है, इसमें 14 नहीं 15 क्वेश्चन है। तो देयर आर टू रीजन फॉर ऑप्टिकल फाइबर इज मोर यूजफुल टूल फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। विजिबल लाइट वेव आर फ्रीक्वेंटली हायर इन फ्रीक्वेंसी देन रेडियो वेव। तो इसमें विजिबल लाइट होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है C इज इक्वल टू एफ लेमडा। अगर इसको ऐसे लिख दूँ मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से, इसको प्रोपोर्शनलिटी में बदल दूँ, तो ये ऐसे आएगा, यानी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ छोटी होगी। तो अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ छोटी आती है हमारे पास, जबकि रेडियो वेव और ये माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी तो कम है लेकिन वेवलेंथ बड़ी होती है। अच्छा, आगे में लिखा हुआ है आपके पास विच इज मोर रिलायबल, फ्लॉपी डिस्क और अ हार्ड डिस्क। तो भाई ये तो सबको ही पता है हार्ड डिस्क ज़्यादा रिलायबल है, अब तो फ्लॉपी डिस्क लगाने का जगह ही नहीं आती कंप्यूटर में और ना ही लैपटॉप में। तो हार्ड डिस्क इज यूजुअली मोर रिलायबल देन अ फ्लॉपी डिस्क बिकॉज हार्ड डिस्क स्टोर मोर डेटा कंपेयर टू अ फ्लॉपी डिस्क। और फ्लॉपी डिस्क तो बहुत पतली सी होती है, ज़रा सी पे भी टूट सकती है, तो आपके पास फ्लॉपी डिस्क कम रिलायबल है, हार्ड डिस्क ज़्यादा रिलायबल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? रैम एंड रोम के दरमियान डिफरेंस पता है? रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है वो वॉलीटाइल है। अब वॉलीटाइल का मतलब क्या है? ये क्लोज करोगे ना कंप्यूटर को तो ये खत्म हो जाएगी, ये इसकी मेमोरी चली जाएगी। और नॉन वॉलीटाइल का मतलब होता है कंप्यूटर क्लोज करने के बाद भी ना वो सेफ रहती है, उड़ती नहीं है, ठीक है। क्लोज तो खत्म, ये इसको कोई नो इफेक्ट होगा, इस पर नो इफेक्ट, ठीक है, नॉन वॉलीटाइल। यानी कंप्यूटर बंद भी कर दोगे तो रोम में जो चीज सेफ की थी वो सेफ ही रहेगी। टेम्पररी स्टोरेज, स्टोर डेटा इन एमबीज, वॉलीटाइल यूज इन नॉर्मल ऑपरेशन, राइटिंग डेटा इन फास्टर, ठीक है। अब रोम में क्या परमानेंट स्टोरेज है, यानी डेटा हमेशा मौजूद रहेगा उसमें आपका। स्टोर डेटा इन जीबीज, यानी जीबीज में गीगाबाइट्स में डेटा स्टोर होगा। नॉन वॉलीटाइल यूज फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। और आखिरी में लिखा हुआ है राइटिंग डेटा इन स्लोअर, राइटिंग डेटा इन स्लोअर। तो ये स्लोअर डेटा राइट करती है मतलब रोम में, क्योंकि उसमें परमानेंटली स्टोर होता है ना, तो इसलिए स्लो होती है। और आपका डेटा उड़ता नहीं है रोम से, उसमें सेफ ही रहता है। और जब कंप्यूटर चालू होता है ना तो रोम में ही जो सॉफ्टवेयर सेफ होता है ना उसको वो इस्तेमाल करता है बूट करने के लिए दोबारा। तो मैंने समझा दिए, 14 सवाल थे हमारे, 15वां सवाल था ये, मैंने इसको लिखा नहीं, 15वां क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आओ तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। और आगे आने वाले वक्तों में आप चैप्टर नंबर 19, बस 2 चैप्टर रह गए हमारे, और चैप्टर नंबर 19 बहुत छोटा है, जल्द से जल्द हो जाएगा। ये तो एक हफ्ते में किया था हमने, वो 3-4 दिन में करूंगा। फिर इंशाल्लाह मैथमेटिक्स कंप्लीट कर दूंगा। अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, रिवीजन स्टार्ट करेंगे और लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है। तो पेपरों की बहुत अच्छी तैयारी करनी है इंशाल्लाह, मैं आप लोगों ने, और मेरे भी पेपर हैं फरवरी में, तो मैंने भी करनी है उसकी। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ग्रुप में ऐड हो जाना, नोट्स लेने हो तो ले लेना।
तमाम तरीके बता दिए। बाकी लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे तो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।